Welcome back students. I am Rahul Swarup, your teacher on Prep-On. बच्चों, इंट्रोडक्शन तो हो गया, बता दिया Prep-On पे हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले वीडियो में मैंने ये भी बताया कि क्या होता है पैटर्न ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ब्रीफली आपको समझाया। अब बच्चों अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं टॉपिक आपके साथ लेने जा रहा हूं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सीक्वेंशियल स्टडी। हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो सही रहता है, याद रह जाता है। हिस्ट्री लॉजिकल सब्जेक्ट है। एक इवेंट दूसरे इवेंट की वजह बन जाता है। जो अगला इवेंट है वो पिछले इवेंट से ही निकल के आया है, पिछला इवेंट उसका कारण है। लेकिन चूंकि हिस्ट्री वास्ट है और कंपटीशन के लिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि बीच में गैप्स वगैरह होते हैं, तो उनको ही कंपनसेट करने के लिए मैं आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। राइट फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जो सीक्वेंशियल स्टडी है ये आपको बहुत हेल्प करेगी बाद में टॉपिक्स को समझने में, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, ये सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए इक्वली वैलिड है। इसे बहुत ध्यान से समझिए और अपने नोट्स बनाते जाइएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। क्रोनोलॉजी, व्हाट इज क्रोनोलॉजी? क्रोनो माने होता है टाइम, लॉजी स्टडी होती है, तो सीक्वेंशियल स्टडी, टाइम वाइज स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। इंडियन हिस्ट्री को हम ब्रॉडली 3 पीरियड्स में बांट देते हैं। पहला पीरियड कहलाता है एंशिएंट इंडिया, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स से लेकर और 750 एडी तक का पीरियड कहलाता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, प्राचीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 750 एडी से 1707 एडी, मतलब मिड ऑफ 8th सेंचुरी एडी से 1707 एडी तक का पीरियड कहलाता है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और 1707 एडी से लेकर 1947 तक का पीरियड कहलाता है मॉडर्न इंडिया। तो ये 3 ब्रॉड डिमार्केशन हिस्टोरियंस ने किए हुए हैं। एडी बीसी ये क्या है? बच्चों, सभी देशों के अपने अपने कैलेंडर्स होते हैं, अपनी अपनी संवत होती हैं, अपनी अपनी एरा होती हैं। जैसे हमारे यहाँ शक संवत 78 एडी में शुरू हो गई, 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू हो गई। ऐसे ही क्रिश्चियन वर्ल्ड में कैलेंडर शुरू हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर और कॉमन एरा। वर्ल्ड के सारे इवेंट्स उसी कैलेंडर के हिसाब से एडजस्ट कर दिए गए। क्रिश्चियन वर्ल्ड में ईसा मसीह, क्राइस्ट की बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई, इसलिए उनकी बर्थ के पहले के सारे इवेंट बिफोर क्राइस्ट हो जाते हैं और उनकी बर्थ के बाद के सारे इवेंट एनो डोमिनी एडी हो जाते हैं। आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी फ्रेज का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के रहते हुए। तो ये डिमार्केशन है। जैसे कि हम ये समझ लें, आज हम ईसा की बर्थ के बाद 2019वें साल में हैं, 2019 साल हो गए हैं उनको। अगर वो होते तो आज इतने साल हो गए होते उनको होते हुए। तो ये कॉमन एरा कहलाती है, तो उसी के हिसाब से डिमार्केशन हो जाता है। तो इंडस सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का जो पीरियड है, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इंडियन हिस्ट्री का, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। 2350 बीसी से 1750 बीसी इसका मैच्योर पीरियड है, मतलब जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए जाना जाता है वो सब इन दिनों दिखते रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। इंडस से पहले काफी पुराना इतिहास है भारत का, लेकिन उस पीरियड के हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, लेकिन रिटन एविडेंसेस नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं मिलती। उस समय लोग हुआ करते थे, जीवन यापन भी करते हैं, लाइफ
स्टाइल भी मिलती है, ग्रुप लिविंग भी मिलती है, ग्रुप एंटरटेनमेंट भी मिलता है, सोशल लाइफ भी मिलती है, हंटिंग भी करते हैं, अपने को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ह्यूमन इमोशंस भी दिखाई पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भीम बेटका की पेंटिंग्स हैं वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये सब हुआ करता है, लेकिन किसी वजह से हमको लिपि नहीं मिलती तो हम उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडस के लोग पहले लोग थे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जो लिखना जानते थे, और जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगे वहीं से उस देश का इतिहास शुरू हो जाता है। हमारे केस में इट वॉज इंडस सिविलाइजेशन, हेंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद इंडस सिविलाइजेशन। इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पंजाब की नदियों के आसपास फ्लरिश करता रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सिविलाइजेशन कॉल्ड सिंधु सभ्यता और इंडस सिविलाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में काम कर ही रही थी। 1824-26 के आसपास चार्ल्स मैसॉन नाम के व्यक्ति को कुछ एविडेंसेस दिखे। उसके बाद ये खुदाई और एक्सकेवेशन उत्खनन कार्य होता चला गया, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के एक ऑफिसर जॉन मार्शल ने 1924 में ऑफिशियली अनाउंस किया that they had discovered a vast civilization in the northwestern part of India called Indus civilization। तो एक सिंधु सभ्यता हुआ करती है। 1750 के आसपास आते आते ये पता लगता है कि जिन फीचर्स के लिए ये जानी गई थी सभ्यता वो डिमिनिश होने लगते हैं या मिलते ही नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब हर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन 14 होता है, उसका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो अगर हम रिवर्स स्टडी करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर कार्बन 14 कैसे कैसे डिमिनिश हुआ, तो उससे उसकी लाइफ निकाल लेते हैं। तो पता लगा 1750 के आसपास वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए इंडस जाना जाता था। अर्बनिज्म नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, वेस्ट एशिया से ट्रेड नहीं हो रहा था, तो समझ लेते हैं कि ये एंड हो गया। कुछ समय बाद 1500 बीसी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से ही, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से ही कुछ आर्य भाषाई लोगों का आगमन होता है। देयर वाज एडवेंट ऑफ आर्यन स्पीकिंग स्टॉक इनटू इंडिया, दे केम इनटू इंडिया, आने लगे हैं। तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड आर्यन एज कहलाता है, आर्य काल कहलाता है। ये एक लंबा सा पीरियड है। दे यूज्ड टू स्पीक अ लैंग्वेज कॉल्ड आर्य भाषा, आर्य भाषाई लोगों का आगमन हुआ है। इस पीरियड को हिस्टोरियंस दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है, दूसरा पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक का है। इन दो फेजेस को इसलिए बांट देते हैं क्योंकि इनके फीचर्स में थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। तो जो पहला पीरियड है 1500 से 1000 बीसी का, इसे कहते हैं अर्ली आर्यंस और अर्ली वैदिक एज। दूसरा पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक का कहलाता है लेटर वैदिक एज और लेटर आर्यंस। क्या मतलब ये जो आर्य भारत में आए, इन्होंने एक साहित्य का संकलन किया। दे कंपाइल्ड अ सेट ऑफ लिटरेचर कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। हमको आर्यों के बारे में ज्यादा वैदिक साहित्य से ही पता लगता है, तो इसको वैदिक एज भी कह देते हैं। 1500 से 600 बीसी का पीरियड इज वैदिक एज। अब इस वैदिक एज में एक ऐसा रिलीजन डेवलप हो गया, आर्यों का इंटरप्रिटेशन था या उन्होंने जो भी समझा वैदिक साहित्य में जो बताया, जिसमें ऑब्वियसली मैनकाइंड ऑलवेज रिक्वायर्स ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। दैविक आशीर्वाद प्राप्त करना तो इंसान की सबसे पहली जरूरत है, वो करता ही रहता है। तो उन्होंने ये वेदों में बताया कि वन शुड हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, एंड टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड वन शुड प्रे टू गॉड। गॉड से प्रार्थना करनी होगी, उनको प्रेयर्स उनके लिए करनी होंगी। तो वेदों में यही है, ऋग्वेद में तो खासतौर से प्रेयर्स ही हुआ करती हैं, उसी का कलेक्शन है। तो गॉड को प्रेस करो, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये एक आदित्य मतलब लॉर्ड सूर्य का प्रेज है। तो व्हेन यू प्रेज द गॉड विल शावर बेनिफिट्स ऑन यू, ब्लेसिंग्स ऑन यू। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑब्टेन करने के लिए आपको ये करना चाहिए। ये हुआ। बाद के और ग्रंथ जो आए और किताबें आई,
सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और भी किताबें आई, उसमें कुछ ये समझ में आ गया या ये इंटरप्रिटेशन होने लगा कि मंत्र के उच्चारण के साथ साथ कुछ कर्म कांड होने भी जरूरी हैं, यज्ञ क्रिया संपन्न करना जरूरी है। मतलब बिना यज्ञ किए गॉड विल नॉट बी प्लीज्ड इनफ एंड ही विल नॉट शावर बेनिफिट ऑन यू। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। तो जो ये यज्ञ क्रिया और मंत्रों का उच्चारण इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इसका एक एलिमेंट ये भी बन गया कि जब तक गॉड को अपनी प्रिय वस्तु का सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक गॉड प्लीज्ड नहीं होंगे। इंटरप्रिटेशन ये निकला क्योंकि आर्यों का सबसे इंपॉर्टेंट धन पशुधन होता था, उनकी जो कैटल होती थी उनकी वही वेल्थ होती थी, तो वेल्थ को सेक्रीफाइस कर दो। इस तरीके से पशु बलि एक इम्प्लिसिट कंपोनेंट हो गया वैदिक रिलीजन का। और लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत ज्यादा होने लगा। लेटर वैदिक पीरियड में बच्चों एग्रीकल्चर बड़े स्तर पर डेवलप हो गया था और उस डेवलपमेंट में भारत का जो भौतिक संसाधन थे वो बढ़ते चले गए थे, मटेरियल बेस काफी एक्सपेंड हो गया था। तो ये जो पूरा यज्ञ का सिस्टम है ये इस बढ़ती हुई इकोनॉमी से भी संबंधित हुआ करता था। तो दान दक्षिणा एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब बहुत ज्यादा होने लगा था 600 बीसी के आसपास तक। और पशु बलि के बिना तो हो ही कुछ नहीं सकता था, यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ हो गया था। चाहे गर्भाधान हो, बच्चे का वोम्ब में आना, माता के पेट में आना, और अंत्येष्टि, एक हिंदू की अंत्येष्टि वो षोडश संस्कारों से जुड़ी हुई है। 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार होगा ही होगा, और बिना यज्ञ बिना कर्म कांड के कोई संस्कार हो नहीं सकता। तो ये कुछ रिलीजन हो गया है। तो जब 600 बीसी के एंड पे हम पहुंचते हैं तो हो जाती है शुरू एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का काल। मतलब वैदिक एज का जो एंड होता है उसका आउटकम ये निकलता है कि परिवर्तन का काल आ जाता है। क्यों इस 600 बीसी को कहते हैं परिवर्तन का काल, समझिए ध्यान से। आर्यों ने जो अपना धर्म प्रतिपादित किया, वैदिक रिलीजन जो प्रोपागेंड हुआ, उसमें कुछ जो हो रहा था उसको सोसाइटी के सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोसाइटी में डिसेंट तो हमेशा ही रहता है, आज का पीरियड हो या पहले का पीरियड हो, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो उन्हीं दिनों कुछ श्रमण भी हुआ करते थे। श्रमण वो लोग थे जो वेदों को दैविक उत्पत्ति का नहीं मानते हैं, वो उनको दैविक किताबें, दैविक वाणी नहीं मानते हैं, वो उनको इनफॉलिबल नहीं मानते, ना ही उनमें ट्रस्ट करते हैं, और उनके लिए पशु बलि तो होनी ही नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने अलग विचार देने शुरू किए। तो देखा गया कि 600 बीसी के आसपास कुछ 62 प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। 62 टाइप्स ऑफ थॉट्स वर प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। तो एक रिएक्शन डेवलप हुआ था वैदिक धर्म के अगेंस्ट, और उसी रिएक्शन का आउटकम ये आया कि दो बड़े बड़े धर्म अपनी शेप लेने लगे, जिनको हम कहते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन था रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स, नए संप्रदायों का उदय होना। बहुत सारे संप्रदाय थे, उनमें से दो ही बड़े धर्मों का रूप ले पाए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? दूसरा था पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू में तो आर्य ट्राइब्स में रहते थे, बाद में छोटी छोटी ट्राइब्स मिलकर बड़ी बड़ी ट्राइब्स होने लगी, और 600 बीसी तक आते आते देखा कि ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए हैं। और 600 बीसी में पूरा भारत बटा हुआ है षोडश महाजनपदों में। मतलब देयर टुक प्लेस स्टेट फॉर्मेशन, एक पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल कंसेप्ट शेप ले चुका है, जिसके पास डिफाइंड गवर्नमेंट है, डिफाइंड मशीनरी है, टैक्सेशन सिस्टम है, आर्मी है, एटसेट्रा, ये सब होने लगा है। तो मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम भी शेप लेने लगा था। तो ये जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से 600 बीसी के बोल देते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का काल। ये जो मैंने आपको अभी बताए थे कि 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पंजाब, काम्बोज, गांधार टू बंगाल टू कर्नाटक, डेक्कन टू
जम्मू एंड कश्मीर, देयर वर 16 ग्रेट स्टेट्स, षोडश महाजनपद हुआ करते हैं। इन्हीं में जो साउथ बिहार था, गंगा के नीचे का बिहार था, दैट वाज कॉल्ड मगध। और मगध की लोकेशन बच्चों इतनी अच्छी थी कि वहां के रिसोर्सेज इतने ज्यादा बेहतर थे कि उनका इस्तेमाल करते हुए वहां के केपेबल राजाओं ने मगध का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। एंड देयर बिगेन द मगधन इंपीरियलिज्म, मगध का साम्राज्यवाद। और ये जब शुरू हुआ तो देखा गया कि पूरा का पूरा भारत लगभग कर्नाटक तक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग्स ऑफ मगध। हैंस बिगेन डियर द मगधन एम्पायर। यहीं से बच्चों शुरू हो जाती है मगध एम्पायर। तो 600 बीसी से लगभग 25 बीसी तक का पीरियड कहलाता है मगध एम्पायर का, मगध का साम्राज्यवाद शुरू हो जाता है। अब मगध को कई सारे वंशों ने रूल किया है, कई सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो मगध के जो पहले शासक माने जाते हैं वो थे हर्यंग डायनेस्टी, और हर्यंग डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था बिंबिसार। याद रखेंगे आप लोग, बिंबिसार उन दिनों हुआ करता था जब गौतम बुद्ध और महावीर हुआ करते थे, उनका कंटेम्परेरी है बिंबिसार। अजातशत्रु है, उदयन है। हर्यंकों के बाद मगध के शासक हैं शैशुनाग वंश, शैशुनाग डायनेस्टी। शैशुनागों के बाद आते हैं नंद वंश। महापद्मनंद एक बड़ा किंगडम बना देता है और बंगाल, उड़ीसा से लेकर और इंडस नदी तक का क्षेत्र, उत्तरी भारत, नंदों का साम्राज्य है। दे आर कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स इन इंडिया। इनका आखिरी राजा है धनानंद, और धनानंद के कोर्ट में एक प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है कौटिल्य। चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं। ये तक्षशिला का आचार्य है। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है, बाद में बात करेंगे। तक्षशिला का आचार्य है और ही वॉज वर्किंग एज, यू कैन से, पॉलिटिकल एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर टू धनानंद। उनकी कोर्ट में हुआ करता था। कौटिल्य का अपना एक कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है। वो इस जम्बू द्वीप पर, मतलब भारत का पुराना नाम जम्बू द्वीप, वो इस जम्बू द्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और उसके कंसेप्ट में एक केपेबल राजा चाहिए। तो किस्से कहानियों के जरिए ये पता लगता है कि ही फाउंड अ चाइल्ड ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल का एक उसे बच्चा मिलता है। उसको वो नर्चर करता है, उसको गवर्नेंस की हर एस्पेक्ट में वो बिल्कुल शार्पन करता है। और जब वो रेडी हो जाता है, देन ही कुड सी दैट धनानंद इज डिफीटेड। दिस वे धनानंद का साम्राज्य खत्म हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य, वही वो बच्चा था जिसको कौटिल्य ने बना दिया एम्परर। दिस वे देयर बिगेन द 4th डायनेस्टी ऑन मगध कॉल्ड मौर्यन एम्पायर। इस तरीके से मौर्यन एम्पायर शुरू हो जाती है। तो मगध पे कई सारे वंश हैं, उनमें सबसे बड़ा वंश था मौर्यन एम्पायर, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, फॉलोड बाय हिज सन बिंदुसार, फॉलोड बाय हिज सन अशोक। तो इसी मगध के पीरियड में 321 से 185 बीसी तक का पीरियड ये मौर्यन एम्पायर है। मतलब इन्हीं दिनों मगध एम्पायर का नाम मौर्यन एम्पायर हो गया है, मतलब मौर्य रूल कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का रूल तो नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन बिंदुसार ने कुछ डेक्कन भी ले लिया है। मतलब नर्मदा और कृष्णा नदी का बीच का क्षेत्र है, ये दक्कन कहलाता है, डेक्कन कहलाता है। नर्मदा से ऊपर का, विंध्याचल माउंटेन से ऊपर का एरिया कहलाता है नॉर्थ इंडिया, आर्यव्रत रीजन। और कृष्णा नदी से नीचे तक का एरिया कहलाता है फार साउथ, डीप साउथ, सुदूर दक्षिण। ये तीन रिवर्स के डिमार्केशन से हम 3 हिस्टोरिकल एरियाज, रीजन्स बना देते हैं। बाद में देख लेंगे इनकी डिटेल्स। तो इस तरीके से मौर्यन एम्पायर आ जाती है। अशोक की डेथ होती है। अशोक की डेथ के बाद 7 राजा बदलते हैं और देखा गया 185 तक आते आते मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। लास्ट राजा बृहद्रथ है और बृहद्रथ का ही आर्मी कमांडर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ मगध, he revolted and killed the last Mauryan king
बृहद्रथ का वध कर देता है, सैन्य कमांडर है, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द किंग ऑफ मगध। इस तरीके से मगध के बच्चों 5वें शासक आते हैं कॉल्ड शुंग डायनेस्टी, शुंगास। ये रूल करते हैं, या ये याद रखना है कि मगध अब उतना बड़ा नहीं रहा, अशोक के बाद डिमिनिश होने लगा है। तो शुंग ने बहुत बड़े साम्राज्य पर रूल नहीं किया। और शुंग जब खत्म होते हैं तो आ जाते हैं कान्व वंश, कान्व डायनेस्टी। शुंग और कान्व कहीं मध्य भारत से के आसपास रूल कर रहे हैं, और 25 बीसी तक आते आते ये जो मगध सिस्टम है ये एंड हो जाता है। तो राइट फ्रॉम हर्यंग टू कान्व 6 dynasties ruled over Magadhan Empire. What began as a very big empire in the form of Bimbisar ended in the form of Kanvas around 25 BCs. अब लगभग 150 BC से लेकर और 250 AD तक का एरिया जो पीरियड है ये कहलाता है पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का भारत। मौर्यों के बाद का भारत क्या है सुनिए। जो अशोक का एम्पायर था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से इवन कांधार से लेकर बंगाल से लेकर कर्नाटक तक हुआ करता था, लेकिन बाद में इस एरिया के 3 भाग हो जाते हैं। मतलब ये कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मौर्यों को रिप्लेस किया डायरेक्टली बाय फॉरेन डायनेस्टीज। मतलब उनका ओरिजिन फॉरेन का था, रूल भारत में कर रहे थे, तो इनको फॉरेन डायनेस्टीज कह देते हैं। मतलब सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आज का है, और बनारस तक का क्षेत्र नॉर्थ इंडिया में वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन डायनेस्टीज। कुछ बिहार से और मध्य प्रदेश तक का रीजन मगध है, छोटा है, जहां शुंग और कान्व रूल करते हैं। और नीचे का जो एरिया दक्कन है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आज का आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ये कहलाता था सातवाहन डायनेस्टी का क्षेत्र। यहाँ पहले बड़े शासक हैं डेक्कन के कॉल्ड सातवाहन डायनेस्टी। तो हिस्ट्री ऑफ फॉरेन डायनेस्टीज, हिस्ट्री ऑफ स्मॉल मगध एंड हिस्ट्री ऑफ सातवाहन इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड। तो लगभग 250 AD तक, मतलब 150 साल BC वाले या 250 साल AD वाले, 400 साल लगभग ये सिस्टम चलेगा। मतलब अगर हम इन तीनों की हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हम पोस्ट मौर्य पीरियड की हिस्ट्री पढ़ लेंगे। इस पीरियड में कुषाण सबसे बड़े शासक हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स हुए, हिंद यवन हुए, उसके बाद शाकाज हुए, फिर एक छोटे मोटे पहलव हुए, पार्थियन भी बोल देते हैं, फिर कुषाण आ जाते हैं। कुषाणों में सबसे बड़ा राजा हुआ कनिष्क प्रथम, कनिष्क वन। सो कनिष्क वॉज रूलिंग ओवर ए बिग पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, and after Kanishk died, his successors were there and they continued to rule over North India until 230 or 250 AD also। ऐसे समझ लीजिए लगभग 230-250 AD तक ये फॉरेन डायनेस्टीज का नॉर्थ इंडिया में रूल चलता रहेगा। जब ये डिक्लाइन होता है, इसी पे इमरजेंस होती है गुप्ताओं की, गुप्त वंश की। कोई श्रीगुप्त नाम का छोटा मोटा सामंत है, और श्रीगुप्त ने एक सिस्टम को शुरू किया है जिसको उसका ग्रैंड सन चंद्रगुप्त वन एक बड़ी एम्पायर का रूप देने लगता है। इस तरीके से कुषाणों के बाद नॉर्थ इंडिया में, अब नॉर्थ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं हम, कुषाणों के बाद नॉर्थ इंडिया में 319 AD से 550 AD तक रूल करते हैं द गुप्ता किंग्स, एंड हेंस देयर वाज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर है, चंद्रगुप्त वन इसका फाउंडर है, रियल फाउंडर मान लेते हैं, वैसे तो श्रीगुप्त है। उसके बाद उसका बेटा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने मिलिट्री अभियान किए हैं पूरे भारत में, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, एविडेंस बेस्ड देखा जाए, तो गुप्ताज रूल्ड ओनली ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उनका साम्राज्य मौर्यों जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन समुद्रगुप्त के अभियान तो पूरे भारत में हुए हैं, इसलिए उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसी समय कालिदास भी हुए हैं, और कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड मान लेते हैं इसे। उसके बाद कुमारगुप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा। उसके बाद स्कंदगुप्त है, और भी राजा रहेंगे इसके बाद। स्कंदगुप्त की डेथ 467 AD में हो जाती है। मतलब उसके बाद गुप्ता किंग्स तो हैं बट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के हैं, लेकिन ये कंटिन्यू करते रहेंगे अंटिल 550 AD।
बाद के दिनों में देखा गया कि स्कंदगुप्त के समय कुछ हूणों के आक्रमण होने लगे थे, पहले से होते आ रहे थे, इन दिनों कुछ इंटेंस हो गए थे। हूण एक सेंट्रल एशियन ट्राइब हुआ करती थी जिन्होंने उधर रोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया था और अब वो भारत की तरफ भी आने लगे हैं। सो दीज हूणास हैड ऑलरेडी डिवास्टेटेड द रोमन एम्पायर। और ये सिग्निफिकेंट क्यों हो गया भारत के लिए? इसलिए हो गया कि रोमन एम्पायर से हमारा व्यापार हुआ करता था। और व्यापार होता कैसे था? व्यापार जमीनी मार्गों से होता था। रिच कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड में होने लगा था। लेकिन जब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर ही खत्म हो गए तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट भारत पे भी आया और पॉलिटिकल इफेक्ट ये आया कि हूणों ने ग्रेजुअली गुप्ता एम्पायर को भी तहस नहस कर दिया। 550 ईडी तक आते आते गुप्ता एम्पायर लगभग खत्म हो गई है। इसका मतलब डिक्लाइन का पीरियड है, आर्थिक रिसोर्सेज हमारे पास कम से कम थे। तो 550 से 750 ईडी तक का पीरियड कहलाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में डिमिनिशिंग रिसोर्सेज हैं, संसाधन इतने नहीं थे कि बड़े साम्राज्य बन पाते। गुप्ताओं की तो कॉइन इकोनॉमी थी, उससे पहले कॉइन शुरू हुए थे, लेकिन अब कॉइन हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि रोमन एम्पायर से जब हम व्यापार करते थे तो हमको बहुत सारा सोना चांदी मिलता था। सोना चांदी भारत में ज्यादा होता नहीं था लेकिन मिला बहुत, ये व्यापार की ही वजह थी। लेकिन जब व्यापार ही बंद हुआ है तो अब कॉइन्स कम हो गए हैं, इसलिए अब लैंड ही सैलरी के तौर पे दी जाती है। इस तरीके से रिसोर्सेज कम हैं तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ किंगडम शुरू हो गया और बड़ा साम्राज्य तो फिलहाल नहीं बन पाएगा। तो 550 से 750 बीसी में थोड़े बहुत वैल्यू का एक राजा हुआ, इसका नाम था हर्षवर्धन। अब ये हर्षवर्धन कहां से आया? गुप्ता नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं तो गुप्तों का जो किंगडम था वो कुछ 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। हरियाणा दिल्ली रीजन में कुछ पुष्यभूति डायनेस्टी रूल करेगी। ईस्ट इधर कन्नौज साइड में यहां पर एक और शासक है। वल्लभी गुजरात में यहां पर एक और शासक है। मगध में एक और शासक हैं और कुछ बंगाल में भी हैं, कुछ मालवा में भी हैं। इस तरीके से ये किंगडम सब चला करते हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। इन्हीं में जो थानेश्वर का राजा किंग है या बिलोंग करता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की है कन्नौज में और कन्नौज को सेंटर बनाकर उसने एक्सपेंशन शुरू किया है और नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा, बहुत बड़ा तो नहीं, कुछ हिस्सा वो रूल करेगा। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में थोड़ी वैल्यू का जो थोड़ा किंग है उसका नाम हर्षवर्धन है। कन्नौज बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के साइड में था, आज इसे जीटी रोड कह देते हैं, और उधर गंगा भी बहती है। उन दिनों रिवर्स बेटा नेविगेबल हुआ करती थी, मतलब उन्हें व्यापार के लिए इस्तेमाल हुआ करती हैं। तो व्यापार की वजह से कन्नौज एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था और हर्षवर्धन की कैपिटल भी था। तो कन्नौज हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जब तक रहेगा तब तक तो उसकी सत्ता को आज छोटे छोटे शासक मानते रहेंगे, लेकिन जल्दी ही 647 एडी में उसकी डेथ हो जाती है। उधर ये जो लैंड और ज्यादा लोग रूल करने लगे हैं, एक ही जमीन से काफी लोग सस्टेनेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब होने लगा है तो फिर फ्यूडलिज्म शुरू हो जाता है। इस फ्रेगमेंटेड लैंड के सेटअप में छोटे छोटे किंगडम्स जनरेट होने लगते हैं और जब मेडिवल एज बिगिन होती है तो इंडिया वॉज रूल्ड बाई वेरियस रीजनल डायनेस्टीज। इसी वीकेंड स्टेट में, मतलब कमजोरी के समय में भारत पे आक्रमण होने लगते हैं और दिल्ली सुल्तान एक्वायर कर लेते हैं नॉर्दर्न इंडिया को। तो 750 एडी के आसपास वो हालात बन चुके हैं जहां कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है और बाहर से अटैक होंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये बच्चों थी क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपकी समझ में आई होगी। इसको रिवाइज कीजिएगा, ये सभी के लिए यूजफुल है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द क्रोनोलॉजी ऑफ मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। So, thanks a lot for watching this video. We are coming with more and more such power packed videos for you. Thanks a lot.